हेलो दोस्तों, आपका @लवकुश चैनल में स्वागत है। अभी तक पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब इससे आगे देखेंगे और हमारे साथ बने रहिए आगामी एग्जाम को सफल बनाने के लिए। तो देखते हैं 1992 में कितने संशोधन अधिनियम में 3 भाषा यानी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन में ये सब जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 71 में। 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन में जब 1967 ईस्वी में हुआ था तो इसमें सिंधिया भाषा को जोड़ा गया था। और 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इस सब भाषा को जोड़ा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आंसर सी है, व्याख्या इसके साथ है, आप देख सकते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, मतलब परिवर्तित हो गई। उपयुक्त कथन किनका है? यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी? दोस्तों, यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम में ये देखा जा सकता है क्योंकि पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो इसका आंसर देते चलिए। इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, नंबर डी। व्याख्या इसके साथ है, देख लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने सन 1921 पूछ लेता है, सन 1921 की नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेख मेला की शुरुआत की। नागरिक प्रचारणी पत्रिका की शुरुआत किसने की? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। यह कथन इसी लेख माला में है। हिंदी साहित्य दूसरा इतिहास बच्चन सिंह अपभ्रंश काव्य की हिंदी सूची रचना पृष्ठ संख्या 23 में भी दिया हुआ है। तो 56 नंबर का आंसर देखते हैं। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। कारण और कथन से क्वेश्चन बहुत बार और बहुत क्वेश्चन मिलता है। तो क्वेश्चन में समझिए 30-35 क्वेश्चन कथन और कारक से पूछ सकता है। तो एक कारक देख लिए, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। दूसरा कारण देखिए, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का आधार प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही या दो गलत, या ए गलत दो सही, या दोनों सही, या दोनों गलत? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का आधार प्राप्त होता है, ये भी सही है। चलिए व्याख्या इसके साथ दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, क्या लिखा है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तम नाम देकर 2 हिस्से का कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। ये बात सही है? या इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। या रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। वर्तमान लेखक को और कवियों के संबंध में मैं कुछ लिखना अपने सिर का बला मोल लेना
ही जान पड़ता है, मतलब वर्तमान बारे में बोलते हैं। अगर किसी कवि को संबंध में अगर लिखेंगे तो एक बड़ा मूल लेना जान पड़ता है। तो इस समय कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्यिक का इतिहास में लिखा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, तो इसका आंसर आपके लिए देखिए, इसका आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर, यानी एक सही है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तम नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता। एक ये है, और दूसरा नंबर, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी उनका है। और एक लास्ट वाला है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में मैं कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। व्याख्या इसके साथ है, आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास प्रथम संस्करण काव्यव्यर्थ पृष्ठ संख्या 8 में दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 58, किसने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रतियों के मूल का मूलतः तीन प्रकार, कितने प्रकार? 3 प्रकार तत्व रहते हैं, 3 प्रकार के तत्व रहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? टेन, कारसादा तासी, विलियम एस एम्पसन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? किसने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रतियों के मूल का मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व रहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर, टेन एक कवि लेखक। 1 नंबर, टेन ने साहित्य के विभिन्न प्रतियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार, मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व रहते हैं माना है। नंबर 1 देख लीजिए कौन है? जाति, वातावरण, क्षण विशेष। संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य इतिहास, पूर्व पृष्ठिका 23 में दिया। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब जो प्रश्न हम लाए हो, ये सब पिछले कई एग्जामों से मिलाकर चुन के क्वेश्चन को लाए हैं आपके सामने। आप इस सब को एक नज़र अभी देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, पंक्ति व पंक्ति आंसर दीजिए, और अपने आने वाले एग्जाम जो 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में होगी, उसमें ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, समझे? देखिए, कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ये पंक्ति यह पंक्ति मेरी छोटी सी ज्योति, उपयुक्त पंक्ति जो है मेरी छोटी सी ज्योति का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए कि कितनी दूरियों से कितनी बार कितने डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ओ मेरी छोटी सी ज्योति का तात्पर्य है बी नंबर, सत्य की नन्ही सी किरण। सत्य की नन्ही सी किरण, कभी सत्य की खोज में निकलते हैं और उसी के बारे में लिखे हैं। छोटी सी ज्योति का तात्पर्य है सत्य की नन्ही सी किरण।
देखिए व्याख्या देखिए, बी नंबर, उपयुक्त पंक्ति आज्ञा की कितनी नाव में कितनी बार से है। इसमें छोटी सी ज्योति का तात्पर्य है सत्य की नन्ही सी किरण। देखिए कितनी नाव में कितनी बार की कई पंक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है, या पंक्ति को भी क्रमबद्ध सजाने को बोल सकता है, इसमें भी पूछ सकता है। ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी PYQ का एक सीरीज चल रहा है, लंबा वीडियो ना हो इसीलिए मैं लगातार आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए उससे आगे कथन, एक कथन है, नव जागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे हैं। धार्मिक आंदोलन सुधार रहे हैं। कथन 2, नव जागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संस्मरण, भारतीय व इस्लामिक संस्कृति का संक्रमण है। अब देखिए कौन सही है कि नव जागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे हैं। नंबर कथन 2, नव जागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय व इस्लामिक संस्कृति का संक्रमण है। कौन सा क्वेश्चन, इसका कौन सा कथन सही होगा? ए सही या दो गलत, ए गलत या दो सही, दोनों सही या दोनों गलत? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 1 सही 2 गलत। पहला कथन सही है, यानी नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे, ये गलत है। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृति। इसका व्याख्या देखिए, देखते हैं। ए नंबर सही है, कथन 1 सही है, अपितु गलत है, मतलब 2 गलत है, क्योंकि नवजागरण पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय और यूरोपीय संस्कृति का संक्रमण। यानी भारतीय और यूरोपीय क्या है, यहाँ पे क्या है? इस्लामिक। इस्लामिक नहीं होगा, यूरोपीय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत कथन का चयन करें। निम्नलिखित में असंगत कथन का चयन करें। नंबर 1, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान लोक भाषा की ओर अधिक था। क्या जिस प्रकार पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना हम खुसरो में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति में पाते हैं। यह कथन से अमीर खुसरो में उपयुक्त वैचित्र या प्रधानता थी, वैचित्र की प्रधानता थी। खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन था। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? इसका चयन के लिए कौन सा कथन ये गलत है, इसे चुनिए। 61 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान लोक भाषा की ओर अधिक नहीं था। चलिए इसका आगे व्याख्या देखते हैं। खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में की ओर अधिक था, कबीर का नहीं था, की ओर अधिक था। संदर्भ आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, वीर गाथा काल, पृष्ठ संख्या 4, कुटकल रचनाएं 56-57 में पृष्ठ संख्या में है, देख सकते हो। भैंस चढ़ी बबूल पर लप लप गूलर खाए, भैंस चढ़ी बबूल पर लप लप गूलर खाए, तुम उठा के देखा तो पुनर्मासी के 3 दिन, पुनर्मासी के 3 दिन। यह रचना की किस शैली में है? यह रचना किस शैली में है? पहली
मुकरियां, उलटवासी, दोहा। किस शैली में यह रचना है? बांस चढ़ी बबूल पर लप लप गूलर खाए, तुम उठा के देखा तो पूर्णमासी के 3 दिन। 62 नंबर का आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उलटवासी। उलटवासी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। यह उलटवासी में लिखी गई पंक्ति है। इस शैली में किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा कर कहने की विधि है। उलटवासी में क्या है? किसी भी पंक्ति को सीधा शैली में नहीं कहकर उल्टा पुल्टा करके कहता है लोग, उलट पुलट कर कहने की बात विधि है। आंसर सी। दोस्तों बोर फील मत कीजिएगा, बोर उन्हीं को लगता है जिनके पास इसका उत्तर नहीं होता, क्योंकि उत्तर होता नहीं है और प्रश्न देखते 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 या तो नींद लगता है या बोर होता है। और जिनके पास ये उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है, वह एक इच्छुक व्यक्ति के तरह बैठकर उसका प्रश्न को हल करते जाते हैं। और जिनके पास इसका उत्तर नहीं है, वह भी एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े और देखे। पुनः देखिएगा कि दोबारा जब यही क्वेश्चन आपके आगे आएगा तो आप इसका आंसर सरल पूर्वक शांति से देते चले जाइएगा और आपका उत्साह बढ़ते रहेगा। मैं अपने चैनल पर बार बार और पिछले 3-4 वीडियो PYQ पर अभी तक करवा चुके हैं। अब देखिए आगे मैं ये करवा रहा हूँ और लगातार जब तक एग्जाम आपका नहीं होगा तब तक मैं ऐसे ही PDF को आपके सामने लाता रहूँगा, PYQ को करवाता रहूँगा, यूनिट बाय यूनिट भी क्वेश्चन को करवाऊँगा, मॉडल पेपर करवाऊँगा, MCQ करवाऊँगा। जितना हो सकता है आपको सरल और सुविधा से सभी प्रश्न को आपके पास पहुँचा दूँगा। सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए और इसको आंसर करते जाइए। 63 नंबर कथन और कारक। हम पहले ही बता दिए थे कि कथन और कारक का क्वेश्चन बहुत पूछता है जिसी ने। तो देखिए एक फिर कितना अभी तक कर चुके हैं कथन कारक। अब देखिए फिर आया है कथन 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्यक्ष, स्मृति एवं कल्पित रूप विधान को काव्य के लिए आवश्यक माना। कथन 1। कथन 2। कल्पित रूप विधान के आधार पर प्रत्यक्ष एवं स्मृति रूप विधान ही है। अब देखिए इसका कथन और कारक में कौन सा सही है, पहला कथन या दूसरा कथन? पहला कथन फिर से दोहराते हैं और ध्यानपूर्वक सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्यक्ष, स्मृति एवं कल्पित रूप विधान को काव्य के लिए आवश्यक माना है। कथन 2। कल्पित रूप विधान के आधार पर प्रत्यक्ष एवं स्मृति रूप विधान ही है। अब इसका कथन कौन सा कथन सही होगा? कथन ए या ए सही या 2 गलत? कथन ए सही, दोनों सही। कथन ए गलत, 2 सही। कथन दोनों गलत। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा, बी नंबर। ये कथन दोनों सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्यक्ष, स्मृत एवं कल्पित रूप विधान को काव्य के लिए आवश्यक माना है। यह भी कथन सही है। कल्पित रूप विधान के आधार में प्रत्यक्ष एवं स्मृत रूप विधान ही है, ये भी सही। चलिए आंसर बी। व्याख्या आपके सामने है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए व्याख्या अभी हम नहीं कर रहे हैं। आप इसको
बार बार देखिए, दोहरा के देखिए और व्याख्या को अपने नोट पेन से उसको नोटिस कर लीजिए, खुद से उसे याद करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न और आंसर कभी याद नहीं किए जाते, आप इसे बार बार जितने बार लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर मारेंगे, उतना आपके स्मृति में ये बसता जाएगा। इसे रटने से यही क्वेश्चन दोहरा के थोड़ी पूछेगा, या पूछ भी सकता, पर इसे रटिए मत, समझिए। रटने के लिए यूनिट होता है, कंटेंट होता है, कंटेंट भी हम लाएंगे, उसको रटिए। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श लिपि में किन बातों की अपेक्षा की जाती है? आदर्श लिपि में किन बातों की अपेक्षा की जाती है? तो 64 नंबर का आंसर देखिए, बताइए। ए नंबर, ध्वनि एवं लिपि में सामंजस्य। एक ध्वनि का एक संकेत किसी भाषा की समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता, लिपि समुदाय एवं संदेह रहित हो या सौंदर्यता। इसका आंसर क्या होगा? 64 का इसका आंसर सभी सही, सभी बातें को आदर्श लिपि में अपेक्षा की जाती है। आदर्श लिपि में सभी बातों का ध्यान दिया जाता है। चलिए इसका आंसर डी। वैदिक भाषा की विशेषता में कौन गलत विकल्प है? देखिए, वैदिक भाषा अंतर्मुखी, शिल्ट योगात्मक है, योगात्मक, स्वर प्रधान भाषा है। उपसर्ग का उपयोग मूल शब्द से हटकर भी होता है। 3 वचन एवं 3 लिंग हैं। इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 1। यानी वैदिक भाषा में अंतर्मुखी, श्लिष्ट, उपयोग योगात्मक हैं। आंसर डी। एक हिंदी उर्दू पत्र जिसका हिंदी कॉलम भारत खंडामृत तथा उर्दू कॉलम अवेहयात था, इस पत्र को किसने निकाला? इस पत्र को किसने निकाला? घरसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, शिव प्रसाद सिंह, पंडित बंशीधर, सैयद अहमद खां। किसने निकाला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंडित बंशीधर। 3 नंबर व्याख्या यहाँ है। अब आगे चलते हैं। मुझे पहचानो कीर्ति के लिए सजीव को किस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? मुझे पहचानो कीर्ति के लिए संजीव को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 1917, 15, 19, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 में दिया गया, पिछले ही वर्ष दिया गया। आंसर डी। निम्नलिखित पत्रिका और उसके संपादक का गलत मेल छांटिए। पत्रिका और उसके संपादक का नाम गलत छांटिए। रनमिका गुप्ता, युद्ध धरत आम आदमी, युद्धरत आम आदमी, अपना सोनकर नागफनी, महात्मा गांधी जनता, चंद्रिका प्रसाद नवजीवन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जनता। नंबर सी। व्याख्या आप देखिए खुद से। अग्रदास स्वामी श्यामानंद के शिष्य परंपरा की किस पीढ़ी में हुए? अग्रदास स्वामी श्यामानंद के शिष्य परंपरा की किस पीढ़ी में हुए? तीसरा, पांचवा, चौथा, छठी, किसमें हुए? तो इसका आंसर हो गया सी, चौथा।
इस सभी का क्रमबद्ध दिया गया है। अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में चौथी पीढ़ी में हुए। रामानंद, अंतदास, श्री कृष्णानंद प्राहिरी, अग्रदास, ये सब क्रमबद्ध है, आप इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। वृंत सतसई में किस प्रकार के दोहे हैं? वृंत सतसई में किस प्रकार के दोहे? व्यंग्यात्मक रूपन के, अलंकार निरूपण, व्यंग्यात्मक काव्यांग निरूपण, अलंकार निरूपण, नायिका भेद निरूपण, नीति निरूपण। कौन सा आंसर है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा डी, नीति निरूपण। फिर 27 सुप्रसिद्ध कवि वृंद की रचना है। इसका है वृंद जी का। आगे देखिए, कुलपति मिश्र की रचना, कुलपति मिश्र की रचना। देखिए कुलपति मिश्र जी का रचना कौन सा? रस रहस्य की आचार्य की कीर्ति का छाया अनुवाद है। मम्मट, काव्य प्रकाश, भरत मुनि, नाट्यशास्त्र, भट्टौत, काव्य कौतुम, क्षेमेंद्र, कवि कंठाभरण। इसका आंसर क्या होगा? मिश्र जी की रचना रस रहस्य की आचार्य की कीर्ति का छाया अनुवाद। कौन सा छाया? इसका आंसर हो जाएगा ए, मम्मट काव्य प्रकाश। 3 नंबर। अगले क्वेश्चन, सतपुड़ा के जंगल। देखिए व्याख्यात कविता है सतपुड़ा का जंगल। कविता में किन पक्षियों की संख्या 4 वर्णित है? सतपुड़ा के जंगल कविता में किन पंछियों की संख्या 4 यानी 4 वर्णित है? कौन सा है? 4 पक्षी, मुर्गा है, शतुरमुर्ग, कबूतर है, तीतर है, उल्लू है, बाज है, चील है, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुर्गा। मुर्गा का जिक्र है। ए नंबर। इसका देखिए संख्या है, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, पाल कर निश्चित बैठे, विजय बन के बीच बैठे। कविता सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र जी का। देखिए आगे क्वेश्चन, प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है पर लाख को नहीं। कथन किसका है? कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती। किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी कहते हैं प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है पर लाखों को नहीं। ठीक है मित्र दोस्त, ये क्वेश्चन अब यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो हम कल आपको देंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। फिर से जो आंसर जो नहीं बच्चे दे पाए थे उसका आंसर फिर से दे दीजिए। उसके बाद उस वीडियो को बंद कर दीजिएगा पहले। और अगर मेरे इस प्रयास में अगर आप तनिक भी सहमति जताते हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा अगला वीडियो यानी कल जो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक शीघ्रतापूर्वक बिना सर्च किए आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। धन्यवाद मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए। @लवकुश चैनल फिर से आप सबको स्वागत करता है। धन्यवाद। जय हिंद।